बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जेनेटिक्स में से स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स क्या है और क्लासिकल और मॉडर्न जेनेटिक्स में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है, वो जो डील करती है कि विरासती जो खसूसियात हैं वो अपने पेरेंट्स से ऑफ सफरिंग्स में किस तरह ट्रांसफर होती हैं। डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस, विरासत से डील करती है और उसकी वेरिएशन से डील करती है। जेनेटिक्स क्या है? जिनोटिकोस वर्ड है जिसका मतलब है जनरेटिव, कोई चीज जनरेट करना, और जेनेसिस का मतलब है बिगनिंग। और हेरिडिटरी मटेरियल होता है ट्रांसफर होना किसी खसूसियात का अपने पेरेंट्स से ऑफ सफरिंग में। और वेरिएशंस का मतलब है कि हम पेरेंट्स और ऑफ सफरिंग्स का कंपैरिजन करके देखते हैं कि उनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं और उनमें डिससिमिलैरिटीज क्या हैं। तो क्लासिकल और मॉडर्न जेनेटिक को डिस्कस करेंगे, ये आपके कोर्स कंटेंट का टॉपिक है। क्लासिकल जो जेनेटिक एक्चुअली वो ओल्ड जेनेटिक्स है जिस पे मेंडल ने काम किया था। ये जेनेटिक्स की वो ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ विजिबल रिजल्ट्स पे डिपेंड करती थी कि रिप्रोडक्शन के नतीजे में फिनोटिपिकली कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है, बाहर से दिखने में कैसा है, उसी की बेस पे हम इस जेनेटिक को डिफाइन करते थे। ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है ये जेनेटिक की फील्ड का, और ये सिर्फ और सिर्फ मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है। ग्रीगर मेंडल ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उसने टॉल और शॉर्ट हाइट पे किया था प्लांट्स की, और उसने सीड पी के सीड पे किया था रिंकल हैं या स्मूथ हैं, और फिर उसके बाद उसने फ्लावर्स के कवर कलर्स पे किया था। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स जो है वो फिनोटिपिकल टाइप्स हैं, और इसमें उसने मेडल्स ला बनाए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्लासिकल जेनेटिक्स में आती हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है एक्चुअली? पहले हमें नहीं पता था कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, सिर्फ हम वर्ड यूज करते थे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल सिर्फ ये वर्ड यूज करता था। फिर वक्त के साथ साथ हमने उसके लिए एक वर्ड यूज किया जीन, जेनेटिक कोड। तो हमें पता चला कि जीन जो है वो मिलकर बनी हुई है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से, और ये जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में होने वाले बहुत से केमिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइफ की जो कंप्लीट डिपेंडेंस है वो सारी की सारी डीएनए पे है। जीन, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, आरएनए, तो ये सारे हमने मॉडर्न जेनेटिक्स में स्टडी किए हैं। तो जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देती है, जनरेशन टू जनरेशन किस तरह पास होती है। क्लासिकल जेनेटिक्स में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डेवलप किए गए थे ग्रीगर मेंडल ने 1800 में, और इसकी डेथ के बाद इसके काम को अप्रिशिएट किया गया था। जो मॉडर्न जेनेटिक्स है इसमें स्टडी किया गया हाउ जीन्स पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इन क्लासिकल जेनेटिक्स वी डिड नॉट नो द बेसिक procedure, the pathway, how the traits were passing from the parents to offspring. But in modern genetics, we are able to recognize that genes can pass the information from parent to offspring on the basis of their molecular chemistry. ये 1950s में इसको जो है वो प्रोग्रेस किया गया है। क्लासिकल जेनेटिक्स की जो शुरुआत थी वो 1800 में हुई थी। मेंडल्स ने ऑब्जर्व किए थे ट्रेट पी प्लांट के, जो कि उसने देखा था कि वो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ सफरिंग। उसने कहा ये जिस यूनिट से पास होते हैं उसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, विरासत का यूनिट कहते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद इसने डिसाइड किया कुछ ट्रेट जो हैं वो डोमिनेंट हैं, कुछ ट्रेट जो हैं वो रिसेसिव हैं। डोमिनेंट ट्रेट जो हैं अगर किसी ऑफ सफरिंग में पास हो जाते हैं और सिर्फ वही एक्सप्रेस होते हैं, एक्सप्रेस्ड इवन इफ ओनली प्रेजेंट इन वन पेरेंट। डोमिनेंट अगर ट्रेट जो होते हैं वो एक पेरेंट में हो दोनों में से, तो वो डोमिनेंट होते हैं। रिसेसिव वो होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं इफ द नीदर पेरेंट्स हैज द डोमिनेंट ट्रेट। किसी भी पेरेंट के पास जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं होता तो तब जाके रिसेसिव पास होते हैं, वरना रिसेसिव जो होते हैं डोमिनेट के साथ एक्सप्रेस नहीं हो सकते। फिर उसने इसके लिए बहुत से टेस्ट क्रॉस करवाए थे। टेस्ट क्रॉस जो था उसमें हम देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस के नतीजे में उसने कुछ फिनोटिपिकल रिजल्ट्स निकाले, कुछ जीनोटिपिकल रिजल्ट निकाले। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक हाइट का टेस्ट क्रॉस है, उसने कहा कि जो डोमिनेंट अलील्स हैं वो कौन सी हैं, टी और टी। जो रिसेसिव हैं वो टी और टी। अब जे क्रॉस के नतीजे में जिनके कॉम्बिनेशन में टी टी बनेगा वो डोमिनेंट होंगे, जिनमें टी और स्मॉल टी बनेगा ये भी डोमिनेंट होंगे। हमने पढ़ा है अभी कि डोमिनेंट अलील अगर दोनों पेरेंट में से एक के पास भी हो तो वो डोमिनेंट ही रहती है। रिसेसिव कब डोमिनेट होती है? जब इनके पास कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं होती।
तो ये जो ट्रेट बना है, जब ये किसी ऑफस्प्रिंग के पास होगा तो उसमें रिसेसिव करेक्टर प्रोमिनेंट होंगे। और जब कैपिटल टी जो है वो है डोमिनेंट, वो पास होगा तो वो सारे करेक्टर जो होंगे वो डोमिनेंट पेरेंट वाले डोमिनेट होंगे। तो जब हम स्टडी करते हैं जेनेटिक क्रॉस को, तो हम डिस्टिंग्विश क्लासिकल जेनेटिक्स में डिस्टिंग्विश करते थे जीनोटाइप्स को फिनोटिपिकली। हम कहते थे कि जो फिनोटाइप्स है विजुअली वो कैसा दिखता है, जिस तरह की उसने सीड को कहा कि सीड रिंकल है या स्मूथ है, रिफ्लेक्ट the dominant trait if it is present, reflection the recessive trait only if the both genes are recessive, only तब रिसेसिव एलील डोमिनेट होंगी जब दोनों पेरेंट्स के पास जो ट्रेट होंगे वो रिसेसिव होंगे। तो जीनोटिपिकली एक्चुअल पेयर ऑफ जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक्चुअल पेयर कौन सा था जीन का, हम अब मॉडर्न जेनेटिक्स में जीनोटिपिकली अपने डिसीजन लेते हैं, तो क्लासिकल जेनेटिक्स में फिनोटिपिकली डिसीजन लेते थे। इधर प्योर बोथ जीन्स आर द सेम और द हाइब्रिड, सेम जीन्स किसका से क्या मुराद है और हाइब्रिड जीन से क्या मुराद है, ये दोनों सेम है और ये क्या है, हाइब्रिड है। तो सेम जीन भी हो सकती हैं, हाइब्रिड भी होती हैं। जीनोटिपिकल जो स्टडी है वो हमारी क्या कहलाती है, वो जीनोटाइप कहलाती है और ये मॉडर्न जेनेटिक्स का हिस्सा है। और फिनोटिपिकल जो स्टडी है हमारी, वो ज़ाहरी खुसूसियात की बेस पे, जिस तरह के मेंडल ने कहा ये प्लांट लंबा है, लुक्स टॉल, ये उसका फिनोटिपिक करैक्टर है, लुक्स टॉल, ये भी उसका फिनोटिपिकल करैक्टर, लुक्स शॉर्ट, ये शॉर्ट दिखाई देता है, ये भी उसका फिनोटिपिकल करैक्टर है। तो अब ये देखें, जेनेटिकली हमने बताया कि प्योर टॉल कौन सा होगा, जिसके पास डोमिनेंट एलील्स होंगी। हाइब्रिड कौन सा होगा, जिसके पास एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगी। और शॉर्ट कौन सा होगा, जिसके पास दोनों अलील जो होंगी वो रिसेसिव होंगी। हाइब्रिड जो होती हैं, होता तो ये भी टॉल है क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। जब डोमिनेंट रिसेसिव के साथ हो तो डोमिनेंट ही डोमिनेंट रहता है। रिसेसिव जो है वो खुद को डोमिनेट नहीं कर सकता, तो इसलिए उसने इसकी फिनोटिपिक सिचुएशन बताई है कि ये भी लुक्स टॉल है, हाइब्रिड भी टॉल लुक देगा प्लांट। और जो स्मॉल टी है, शॉर्ट टी स्मॉल लेटर्स हैं, वो शॉर्ट प्लांट्स के लिए हैं, रिसेसिव ट्रेड्स के लिए हैं। तो आई होप सो कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स। जीनोटाइप का ताल्लुक मॉडर्न जेनेटिक्स से और फिनोटाइप्स का मतलब जो है वो क्लासिकल जेनेटिक्स से है। तो हम क्लासिकल जेनेटिक्स के बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से इन दोनों में फर्दर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यहाँ एक पेरेंटल क्रॉस है। पेरेंटल क्रॉस क्या है, ये एक पेरेंट के गैमेट हैं जो कि फीमेल हैं टीटी और मेल के हैं रिसेसिव। अब ये देखें कि जब इनका क्रॉस करवाया जाता है डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स का, तो आपके पास सारे के सारे डोमिनेट रे बनते हैं। एक भी पेरेंट के पास अगर डोमिनेट अलील होगी तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो हाइब्रिड होंगे, चारों हाइब्रिड होंगे। टी टी स्मॉल टी कैपिटल टी ये भी हाइब्रिड है, स्मॉल टी कैपिटल टी ये भी हाइब्रिड है। अगर आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली डोमिनेट और रिसेसिव कॉम्बिनेशन रखते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके पास हाइब्रिड अलील्स होंगी। और जब हम आगे हाइब्रिड अलील, ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है और ये हमारी रेड कलर में जो है ये जो प्रोजेनी ऑफ सफरिंग है, ये अब इसका क्रॉस करवाते हैं। जो हमारी पहली जनरेशन आई है इसके क्रॉस करवाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास एक डोमिनेट और हाइब्रिड का अब हमने क्रॉस करवाया। हाइब्रिड में हमारे पास 3 डोमिनेट आए हैं, जिनमें से एक कंप्लीटली डोमिनेंट अलील रखता है, 2 हाइब्रिड हैं और जो तीसरा है वो रिसेसिव है। तो रिसेसिव अलील जो होती है उस सूरत में बनती है जब दोनों पेरेंट्स में से दोनों पेरेंट के पास एक कम से कम जो एक अलील होती है वो रिसेसिव हो। जब रिसेसिव अलील होगी तो एक 3 में से 4 बने हैं ना ये टोटल, ये देखिए 1 2 3 4, तो इनमें से 3 देखें डोमिनेट हैं और एक रिसेसिव है। रिसेसिव की सिर्फ एक ही सूरत है, ये उसी टाइम डोमिनेट हो सकता है जब दोनों पेरेंट्स जो हों वो हाइब्रिड हों। तो जो फाइलोजेनी का सॉरी फाइलोजेनी कह रही ऑफ सफरिंग का क्रॉस है, पेरेंटल जनरेशन डॉटर जनरेशन का क्रॉस है, उसके नतीजे में हाइब्रिड बनते हैं अगर पेरेंटल जनरेशन जो होती है उनके पास डोमिनेट और रिसेसिव कैरेक्टर्स पाए जाते हों। तो क्लासिकल जेनेटिक्स में आगे जो मेंडल है उसने कहा था कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो अननोन है, बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज जीन।
जीन्स किस पे लोकेट करती हैं? मॉडर्न जेनेटिक्स ने बताया कि ये क्रोमोसोम पे लोकेट करती हैं। क्रोमोसोम जो हैं वो न्यूक्लियस में पेयर की फॉर्म में यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये पिछली बातें सारी क्लासिकल जेनेटिक्स थी, अब मॉडर्न जेनेटिक को स्टडी कर रहे हैं। क्रोमोसोम कंटेन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए विच कोड ऑफ ऑल द इनहेरिटेंस। हमने कहा डीएनए के पास हर वो इंफॉर्मेशन है जो इनहेरिटेंस में पास आउट होती है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन की हम मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम है, 23rd पेयर है, 23 जो है वो इनके पेयर्स हैं। तो डिप्लॉयड में वो 46 बन जाएंगे। ऑल 46 क्रोमोसोम एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऑल सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम। हर सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम होंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा। रिप्रोडक्टिव सेल्स के पास 23 होते हैं, क्योंकि हर पेरेंट से 23 पास होंगे तो ऑफस्प्रिंग्स में 46 बनेंगे। तो मियोसिस के नतीजे में रिप्रोडक्टिव सेल्स में सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। बाकी सब में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ह्यूमंस में 23 में से 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोमल्स होते हैं, और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल हैव द एक्स वाई कॉम्बिनेशन एंड फीमेल हैव एक्स एक्स कॉम्बिनेशन। तो ये हमारी जीनोट्रिपिकल एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जेनेटिक्स। तो न्यूक्लिक एसिड की हमने फर्दर कैटेगरीज बनाई हैं। डीएनए है, आरएनए है एंड एटीपी है। लार्ज पॉलीमर्स मेड अप ऑफ द चेन ऑफ द मोनोमर्स। तो डीएनए जो होता है वो मोनोमर यूनिट होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में आगे क्या होता है? शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और बेसिस होती है, जिसमें प्यूरीन और पायरीमिडीन बेसिस होती हैं। और डबल स्ट्रैंड फिर इस पे काम हुआ मॉडर्न जेनेटिक्स में, तो पता चला डीएनए डबल स्ट्रैंडिक हेलिक्स है। वास्टन और क्रिक ने 1953 में इसको एक्सप्लेन किया। डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड जो होती है उसमें शुगर होती है। शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज। और फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें, और बेसिस होती हैं। बेसिस कौन सी होती हैं? प्यूरिन और पायरीमिडीन, एडिनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन वगैरह। और इनको हम शो करते हैं ए टी सी जी रिस्पेक्टिवली कैपिटल लेटर से। तो जो ए टी है वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, और जी सी जो होते हैं ये आपस में, तो इनके जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो ए टी, टी ए, जी सी और जी सी और सी जी, ये 4 पॉसिबल पेयर्स बनते हैं। और ये जो पेयर्स बनते हैं ये सीक्वेंस, और जब इस सीक्वेंस को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि डीएनए पर जीन्स का क्या सीक्वेंस है, आरएनए में क्या सीक्वेंस है, और फिर हम इससे प्रोटीन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आरएनए की बात करते हैं। जब डीएनए को ट्रांसलेट किया जाता है तो डायरेक्टली आरएनए बनता है, और आरएनए की प्रोडक्शन से प्रोटीन बनती है। आरएनए के बारे में हमने पढ़ा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें भी वैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है आरएनए और डीएनए में? इसमें राइबोज शुगर होती है, उसमें डीऑक्सी राइबोज थी। इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप है, डीएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप था। इसमें बेसिस जो होती हैं उसमें एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन तो वही रहती हैं, लेकिन थायमीन जो होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है एक नई बेस से, जो कि यूरासिल कहलाती है। तो इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं फर्दर, जिसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए की तो मैथ आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए कॉपीज तैयार करते हैं, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की कॉपीज तैयार करके मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है, और बाद में राइबोसोम्स की मदद से इससे प्रोटीन बनाई जाती हैं। तो इनके पास मैसेंजर आरएनए के पास हमें पता है कि ये एक मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए के पास डिफरेंट कोड्स होते हैं। जिस तरह कोई कोड है, 3 वर्ड का कोड है, 3 वर्ड का कोड है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का 3 वर्ड का कोड है, तो ये एक एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करती हैं, अमीनो एसिड्स को। तो ये जो अमीनो एसिड है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आरएनए के बाद हम आगे देखते हैं कि कौन से कोडॉन हैं जो प्रोटीन बनाते हैं मैसेंजर आरएनए पे।
और इनको ट्रांसफर आरएनए की मदद से ट्रांसफर करके बकायदा आपको पता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के नतीजे में हम रीड आउट करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन्स बनती हैं, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को रीड करके हमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता चलता है और अमीनो एसिड के सीक्वेंस से हमें बेसिस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्लासिकल और मॉडर्न जेनेटिक्स में कुछ की वर्ड्स हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स में वर्ड यूज किया जेनेटिक कोड। कोड है बेस पेयर्स का सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का, इसको जेनेटिक कोड कहते हैं। जैसे 3 लेटर कोड होता है फॉर वन अमीनो एसिड। इधर मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है थायमिन, यूरासिल, गुआनिन, तो मैं कहती हूँ कि ये कोड है किसका, किसी अमीनो एसिड का, तो ये 3 लेटर कोड है, इसको जेनेटिक कोड कहते हैं। इसके बाद म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है एरर, कोई चेंज आ जाना, किसी सीक्वेंस के में चेंज आ जाना। फॉर एग्जांपल एक हेल्थी ऑर्गेनिज्म में जो सीक्वेंस है किसी अमाइनो एसिड का वो TUG है, तो यहाँ पर सॉरी TCG है, तो यहाँ पर C की जगह T के साथ जो होता है ए आ जाता है और जी आ जाता है, तो इस पॉइंट पे क्या हुई है, म्यूटेशन। तो चेंज ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की भी फर्दर टाइप्स होती हैं जेनेटिक्स में। फिर जीनोम किसे कहते हैं, कंप्लीट पूरे ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक कोड होता है, वो सारा जीनोम कहलाता है। मैपिंग किसे कहते हैं, फिर एक क्रोमोसोम है आपके पास, जब आप इसको स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, आप इसका मैप कैसे बना सकते हैं, मैपिंग स्टडी कैसे, आप कहते हैं कि जो कलर की जी आई कलर की जीन है वो इस क्रोमोसोम के इस पार्ट पर पाई जाती हैं, तो ये हमने मैपिंग की है, हमने देखा कि इसके किस रीजन में कौन सी जीन्स पाई जाती हैं। तो पोजीशन ऑफ एवरी जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज मैपिंग। तो सीक्वेंसिंग क्या कहलाता है, जो बेसिस का ऑर्डर होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड में, किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, आरएनए में, डीएनए में, तो उसको हम न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस कहते हैं। अगर अमीनो एसिड सीक्वेंस जो होता है वो प्रोटीन का होता है, आरएनए में बेस पेयर का सीक्वेंस होता है और डीएनए में भी बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। तो ह्यूमन जीनोम हैज अ 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस। तो इंसानी जीनोम में कितने सीक्वेंस के पेयर्स पाए जाते हैं, 3 मिलियन बेसिस के पेयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंड पर हमने जेनेटिक पढ़ी, मॉडर्न जेनेटिक्स पढ़ी, और फिर हमने देखा क्लासिकल जेनेटिक्स और मॉडर्न क्या है। अब हम दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। की डिफरेंस ये है कि जो क्लासिकल जेनेटिक्स है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स है। ग्रीगर मेंडल की जेनेटिक्स जो है वो क्लासिकल जेनेटिक कहलाती है। ओल्डर कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का, जो सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सप्रेस करती है, फिनोटिपिकल एक्सपेरिमेंट्स को। फिनोटिपिकल बेसिस पर हम इसके रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। जो भी हम ब्रीड बनाते हैं या क्रॉस करवाते हैं तो फिनोटिपिकली उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स में ऐसा नहीं होता, उसमें जेनेटिक कॉन्सेप्ट होता है और जीनोटिपिकली हम बताते हैं कि ये जीन किस तरह से आई है और कहाँ से आई है। तो ये आपका जनरल डिफरेंस था बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न जेनेटिक्स। अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको गूगल क्लासरूम में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और इसके साथ ही आपको वीडियो के लिंक में जो होंगी अपनी स्लाइड्स की का लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। थैंक यू।